बड़े बड़े मोहब्बत के दावेदार आप जैसे घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। अपनी बीवी की बीमारी की खबर होने के बावजूद भी आप में इतनी हिम्मत न थी कि कम से कम एक बार उसे देखने आ जाते। नौशीन बहन के जाने के बाद बहनोई और 10 साल बड़े कजन पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो जो पूरे 10 साल बाद दुबई से वापस आया था, उसका इस्तकबाल ऐसी खबर ने किया कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। और अब अपनी मनकूहा की वफात के 2 माह बाद वो अपनी साली से मोहब्बत का इजहार कर रहा था। दोनों ही ये नहीं जानते थे कि जारिया दरअसल साहिल शाह की बीवी नहीं थी। नौशेन के कानों में ये सब सुनकर उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। वो आगे बढ़ा और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे झंझोड़ने लगा। उसकी आंखों में शोले जल रहे थे और उसके अल्फाज का हर जुज़्व दर्द और नाराजगी से भरपूर था। अम्मी, मुझे लग रहा है जारिया की तबीयत ठीक नहीं है। आप एक बार चलकर उसे देख लें। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे जब नौशी ने हल्की सी दस्तक देकर माँ बाप के कमरे में दाखिल होते हुए घबराई हुई आवाज में ये बात कही। उसके चेहरे पर फैली परेशानी साफ बता रही थी कि मामला मामूली नहीं। साइमा बेगम ये सुनते ही फौरन बिस्तर से उठ बैठी, जबकि आसिफ शाह एक लम्हे को ठटक गए, जैसे बात को समझने की कोशिश कर रहे हों, मगर अगले ही लम्हे वो भी तेजी से जारिया के कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में दाखिल हुए तो जारिया सोफे के किनारे पर बैठी थी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं और हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास हल्के हल्के कांप रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने कमज़ोर नज़रों से सबकी तरफ देखा। साइमा बेगम फौरन उसके पास आई और नरमी से उसके कांधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उनके अल्फाज अभी मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि जारिया के हाथ से ग्लास छूटकर फर्श पर गिरा और टूटने की आवाज़ के साथ कमरे में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। नौशी का दिल जैसे धक से रह गया। वो एक कदम पीछे हट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आसिफ शाह ने फौरन संभलते हुए मजबूत लहजे में कहा, नौशी, फौरन एम्बुलेंस को कॉल करो। हमें देर नहीं करनी चाहिए। नौशी दौड़ती हुई अपने कमरे में गई। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जब उसने मोबाइल उठाकर नंबर डायल किया, चंद लम्हों बाद उसने खुद को संभाला और इमरजेंसी को मुकम्मल सूरत हाल बताई। 10 मिनट के अंदर घर का माहौल यकसर बदल चुका था। एम्बुलेंस की आवाज़ ने खामोशी को चीर दिया और चंद ही लम्हों में जारिया को स्ट्रेचर पर मुंतकिल कर दिया गया। अब वो नीम बेहोश थी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे और पेशानी पर पसीना चमक रहा था, जैसे जिस्म गर्मी और सर्दी के बीच किसी अजीब कैफियत में फंसा हो। पूरा खानदान अपनी गाड़ियों में एम्बुलेंस के पीछे रवाना हुआ और कुछ ही देर में लाहौर के एक बड़े अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर सब जमा थे। जारिया को फौरन अंदर ले जाया गया, जबकि बाकी सब लोग कॉरिडोर में बेबसी से बैठ गए। हर चेहरे पर परेशानी थी, हर आंख में दुआ। नौशी चची जान के साथ बेंच पर बैठी थी, मगर उसकी नजरें बार बार उनकी तरफ उठ रही थीं, जैसे दिल में कोई बात हो जो जुबान तक आते आते रुक जाती हो। रुखसाना बेगम ने उसकी कैफियत भांप ली और नरमी से बोली, क्या हुआ बेटा? कुछ कहना चाहती हो? नौशी ने फौरन नफी में सर हिलाया, मगर रुखसाना बेगम के बार बार इसरार पर उसके जब्त का बंधन टूट गया। उसने गहरा सांस लिया, अपनी आवाज को काबू में रखते हुए बोली, चची जान, कभी कभी हालात इंसान को बहुत मुश्किल सवालों के सामने ला खड़ा करते हैं। दिल चाहता है कि अपने लोग ऐसे वक्त में साथ हों, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, बल्कि एहसास के साथ भी। शायद यही कमी आज सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। उसके लहजे में शिकवा था, मगर अंदाज में एहतराम भी शामिल था। कॉरिडोर में बैठे सब लोग खामोश हो गए, जैसे हर कोई अपनी अपनी सोच में गुम हो गया हो। आसिफ शाह ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बाज़ औक़ात इंसान हालात में ऐसा उलझ जाता है कि चाहकर भी हर जगह मौजूद नहीं हो पाता। हमें इस वक्त सिर्फ ज़ारिया की सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। नौशी ने खामोशी से सिर झुका लिया। अब उसकी आंखों में नमी थी, मगर लहजा पुरसकून हो चुका था। कॉरिडोर में फैली खामोशी अब दुआ में बदल रही थी। हर दिल एक ही इल्तिजा कर रहा था कि ज़ारिया जल्द सेहतयाब हो जाए। बेटी के मुंह से ऐसे सख्त अल्फाज सुनकर साइमा बेगम के चेहरे का रंग बदल गया। वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उनकी बेटी बड़ों के सामने इस अंदाज में बात करे। उन्होंने उससे बार बार खामोश रहने का इशारा किया, मगर नौशी जैसे अपने जज्बात पर काबू खो बैठी थी।
اس کے دل میں جمی ساری تکلیف لفظوں کی صورت میں نکل رہی تھی۔ آپ سب چاہیں تو ان کی طرفداری کرتے رہیں، مگر دیکھ لیجئے گا، جب ساحل بھائی آئیں گے تو شاید ان کے ساتھ ان کی ایک الگ دنیا ہوگی جس میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے یہ الفاظ جیسے ہی فضا میں بکھرے، سائمہ بیگم کا سب جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ نوشی کے گال پر جڑ دیا۔ کوریڈور میں ایک لمحے کو ہر چیز ساکت ہوگی۔ بس، بہت ہو گیا، ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جاؤ، ہمیں اس وقت کسی اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور نیچے موجود ہے، فوراً گھر جاؤ، اور اگر مزید کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں کے اس رویے نے نوشی کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ماں کے ہاتھ کا تھپڑ محسوس کیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ ایک لفظ بھی کہے بغیر وہاں سے اٹھ گئی۔ آصف شاہ خاموش کھڑے تھے، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ان کی بیٹی اتنی تلخی سے بات کر سکتی ہے۔ دوسری طرف شاہد شاہ مکمل طور پر بے خبر، بے بس، دل ہی دل میں زاریہ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، جبکہ رخسانہ بیگم خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر دکھ اور سوچ کی ملی جلی کیفیت تھی۔ نوشی تیز قدموں سے اسپتال کے باہر آئی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ وہ باہر چلا جائے، اور پھر خود گھٹنوں میں سر دے کر ساروں قطار رونے لگی۔ ساحل بھائی، ایک بار آپ واپس آ جائیں، میں آپ سے ضرور پوچھوں گی، آخر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میری بہن یہاں زندگی اور موت کے درمیان ہے، اور آپ کو اپنی مصروفیات سے فرصت نہیں۔ اگر یہی کرنا تھا تو رشتہ کیوں جوڑا تھا؟ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے تک وہ اسی طرح روتی رہی، جیسے دل کا سارا بوجھ آنسوں میں بہا دینا چاہتی ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، آنسو صاف کی اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت گھر نہیں جا سکتی۔ زاریہ اس کے لیے صرف بہن نہیں، اس کی دنیا تھی، اور وہ اسے اس حالت میں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ بھی اسے معلوم تھا کہ اندر جاتے ہی ماں کا سامنا کرنا پڑے گا، شاید پھر سے ڈانٹ بھی سننی پڑے گی، مگر یہ سب اس کے لیے قابل برداشت تھا، بہن سے دوری نہیں۔ وہ دوبارہ ہسپتال کے کوریڈور میں آ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ سائمہ بیگم خود ایک کونے میں بیٹھی بیٹی کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ سائمہ بیگم خود ایک کونے میں بیٹھی بیٹی کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پچھتاوے اور فکر کے گہرے سائے تھے۔ نوشی بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں زاریہ کے لیے دعا کرنے لگی۔ وقت جیسے تھم سا گیا، ہر گزرتا لمحہ ایک صدی محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے، سب لوگ فوراً ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے اطمینان بخش لہجے میں بتایا کہ زاریہ کی حالت اب پہلے سے بہتر ہے۔ اسے دل کا دورہ پڑا تھا، مگر بروقت علاج کی وجہ سے خطرہ ٹل گیا ہے۔ کبھی وہ بے ہوش ہے، مگر مشینوں پر اس کے تمام اشارے قابو میں ہیں۔ اب گھر جا کر آرام کریں، مریضہ کی حالت مستحکم ہے، صبح آپ اس سے مل سکیں گے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر سب نے سکون کا سانس تو لیا، مگر کوئی بھی وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ ہر دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اسی کوریڈور میں بیٹھے رہیں جب تک ساری اپنی آنکھیں نہ کھول لیں۔ سائمہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ وہ کسی صورت ہسپتال چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ ان کے اس فیصلے کے بعد باقی سب نے بھی یہی طے کر لیا کہ وہیں رہنا بہتر ہے۔ آخرکار ہسپتال میں ہی ایک کمرہ لے لیا گیا تاکہ سب لوگ قریب رہ سکیں، مگر نوشی اس کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اکیلی ہسپتال کے لون میں ٹہل رہی تھی۔ ہر طرف تیز روشنیاں تھیں، جیسے رات نے دن کا روپ دھار لیا ہو۔ لوگ مسلسل آ جا رہے تھے اور ہر چہرہ اپنی الگ کہانی سناتا محسوس ہوتا تھا۔ ہسپتال کا ماحول عجیب تھا، زندگی اور موت جیسے ایک ہی جگہ اکٹھی ہو گئی ہو۔ اسی دوران ایک حاملہ خاتون کو تیزی سے اندر لایا گیا۔ وہ درد سے کرا رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ آنے والے لوگ خوشی اور امید کے ساتھ اس کے گرد جمع تھے۔ کچھ کے ہاتھوں میں بیگز تھے، کچھ کے چہروں پر مسکراہٹیں۔ نوشی یہ منظر خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ وہ سوچنے لگی، یہ کیسی دنیا ہے؟ ایک طرف خوشی کا شور ہے اور دوسری طرف کسی کی تکلیف کی انتہا۔ بچے کی آمد پر سب خوش ہوتے ہیں، مگر ماں کے حصے میں آنے والا درد شاید ہی کوئی پوری طرح سمجھ پاتا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کچھ لوگ روتے ہوئے ایک میت کو لے کر باہر نکلے۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کے دل پر جیسے ایک بوجھ سا آ گرا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایک ہی جگہ پر خوشی اور غم کا اس طرح مل جانا اسے ہمیشہ بے چین کر دیتا تھا۔ کہیں مبارکبادیں دی جا رہی تھیں،
मिठाइयाँ तक़सीम हो रही थीं और कहीं कोई अपने प्यारे को हमेशा के लिए अलविदा कह रहा था। नौशी को अस्पतालों का माहौल कभी पसंद नहीं आया था, मगर आज वो अपनी बहन की खातिर ये सब बर्दाश्त कर रही थी। फिर भी रात बढ़ने के साथ-साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तकरीबन 2 बजे के करीब उसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। साँस घुटने लगी, उसे लगा कि वो मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकती थी। बगैर किसी को इत्तला दिए वो चुपचाप बाहर निकली और ड्राइवर के साथ शाह मंजिल वापस आ गई। घर में मुकम्मल खामोशी थी, सब मुलाज़मीन सो चुके थे। अंदर कदम रखते ही उसे अपनी थकन और भूख का शिद्दत से एहसास हुआ। वो सीधा किचन में गई और अपने लिए खाना गर्म करने लगी। अभी वो चूल्हे के पास खड़ी थी कि मोबाइल की घंटी बजी। वो आहिस्ता से स्लैब की तरफ बढ़ी जहाँ उसने मोबाइल रखा था। स्क्रीन पर दुबई का नंबर चगमगा रहा था। ये देखते ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि कॉल उठाए, मगर मजबूरी थी। उसने गहरा सांस लिया और कॉल रिसीव कर ली। सारिया की तबीयत कैसी है? दूसरी तरफ से साहिल शाह की फिक्र भरी आवाज आई। नौशी के अंदर दबी हुई सारी नाराजगी एकदम से लफ्जों में ढल गई। आपको इत्तला दे दूं कि इस वक्त आपकी बीवी जिंदगी और मौत के दरमियान है। सब लोग अस्पताल में हैं, मगर शायद आपके लिए ये सब इतना अहम नहीं जितना आपके काम है। उसके लहजे की तल्खी ने फिजा को एकदम बोझिल कर दिया था। दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई, जैसे अल्फाज ने अपना असर दिखा दिया हो। फिर साहिल की आवाज आई, जिसमें नाराजगी वासिया थी। नौशी, तुम्हें अंदाजा है कि तुम किस लहजे में बात कर रही हो? मैं तुमसे बड़ा भी हूँ और अब तुम्हारा बहनोई भी। कुछ तो ख्याल करो। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ? मैं अपने मसाइल में घिरा हुआ हूँ, इसलिए फौरन नहीं आ सकता। वो रुके बगैर बोलता गया। और ये बताओ, वहाँ कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? अगर किसी ने मेरी कॉल ले ली होती तो मुझे तुम्हें फ़ोन करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। नौशी खामोश खड़ी थी, मगर उसके अंदर तूफ़ान अब भी बरपा था। दोनों तरफ अपनी-अपनी उलझनें थीं और दोनों ही एक-दूसरे को समझने से कासिर। साहिल का अंदाज़ अब भी वैसा ही था जैसे वो बरसों पहले छोड़ कर गया था। उसके लहजे में वही बेनियाज़ी, वही फ़ासले महसूस हो रहे थे। उसे ये एहसास ही नहीं था कि वक़्त ने सब कुछ बदल दिया है। 10 साल पहले जब वो दुबई गया था तो नौशी एक मासूम सी बच्ची थी, बालों में छोटी सी पोनी बांधे उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। मगर अब वो नौशी नहीं रही थी। वक्त ने उसे संजीदा भी बना दिया था और मजबूत भी। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक समझदार लड़की थी, जो रिश्तों की नज़ाकत को भी समझती थी और उनकी कमजोरियों को भी महसूस कर सकती थी। साहिल और सारिया का निकाह भी एक अजीब कहानी था। 6 साल बाद फासले के बावजूद ऑनलाइन ही दोनों का रिश्ता जोड़ दिया गया। वो कागजी तौर पर मियाँ बीवी तो बन चुके थे, मगर हकीकत में उनके दरमियान मीलों की दूरी और कई अनकहे सवाल मौजूद थे। रुखसती तक अभी तो कोई जिक्र तक नहीं था। साहिल ने कभी घरवालों को खुलकर ये बात नहीं बताया था कि वहाँ किन हालात से गुजर रहा है। वो हमेशा यही जाहिर करता था कि सब ठीक है, मगर उसकी बातों के पीछे छुपी थकन और उलझन को शायद ही कोई समझ पाता। नौशी के साथ बात करते हुए भी वो यही समझ रहा था कि वो अब भी वही छोटी-सी बच्ची है जिसे वो आसानी से खामोश करवा सकता है। मगर आज की नौशी मुख्तलिफ थी। उसके सवाल भी बदल चुके थे और अंदाज भी। कुछ देर की बहस के बाद नौशी ने अचानक कॉल खत्म कर दी। उसने मोबाइल को स्लैब पर इस तरह रखा जैसे उसके अंदर का गुस्सा अभी तक ठंडा न हुआ हो। फिर वो दोबारा खाने की तरफ मतवज्जो होगी, मगर उसके दिल में एक अजीब-सी बेचैनी बाकी थी। बड़ी फ़िक्र है उन्हें सारिया की। वो धीमी आवाज़ में खुद से बोली, मैं सब समझती हूँ। वहाँ ज़रूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। शायद उन्होंने अपनी एक अलग ज़िंदगी बना ली हो। ये ख़्याल उसके ज़हन में बार-बार आ रहा था, जैसे कोई अनदेखे सच का साया उसके दिल पर पड़ रहा हो। खाना गर्म तो हो गया था, मगर अब उसका दिल खाने को नहीं चाह रहा था। वो प्लेट उठाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ निवाले ज़बरदस्ती खाए, मगर हर लम्हा ज़ारिया का ख़्याल उसके ज़हन पर हावी था। आखिरकार वो थक कर बिस्तर पर लेट गई। लिहाफ अपने ऊपर खींच लिया। आंखें बंद की तो साहिल की आवाज़, उसके जुमले सब कुछ ज़हन में गूंजने लगे। उसे गुस्सा भी आ रहा था और बेबसी भी महसूस हो रही थी। उन्हीं सोचों में गुम वो कब नींद की आगोश में चली गई, उसे खुद भी खबर न हुई। सुबह अज़ान की आवाज़ के साथ उसकी आँख खुल गई। उसने फ़ौरन उठकर वज़ू किया और नमाज़ अदा की। नमाज के बाद दिल को कुछ सुकून तो मिला, मगर फ़िक्र अब भी मौजूद थी। वह ज़्यादा देर कमरे में नहीं रुकी। नीचे किचन में आ गई ताकि सबके लिए नाश्ता तैयार कर सके। अभी फ़जर का वक़्त था। घर में हल्की सी तारीकी बाकी थी।
उसने मुलाज़िमा को जगाना मुनासिब नहीं समझा। नौशी का दिल नर्म था, वो दूसरों का ख़याल रखना जानती थी, मगर उसकी ज़ुबान अक्सर उसके दिल की शिद्दत को छुपा नहीं पाती थी। वो लोगों के रवैयों को बहुत गहराई से महसूस करती थी, यहाँ तक कि अक्सर उनके अनकहे जज़्बात भी समझ लेती थी। शायद इसी वजह से वो दिन-ब-दिन ज़्यादा हसास और कदरे तल्ख़ होती जा रही थी। मगर एक हकीकत ऐसी भी थी, जिससे वो अभी तक बेखबर थी। एक ऐसा राज़ जो उसके अपने घर के अंदर छुपा हुआ था। किचन में उसने जल्दी-जल्दी काम शुरू कर दिया। साथ ही अस्पताल फ़ोन करके बताया था कि वो सबके लिए नाश्ता लेकर आएगी। थोड़ी ही देर में उसने ज़ारिया के लिए यख़्नी भी बनाकर तैयार कर ली थी ताकि जब वो होश में आए तो उसे कुछ हल्की ग़ज़ा दी जाए। इतने में रुबीना बाजी भी आ गईं। उन्हें किचन में नौशी को काम करता देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई। बीबी आप तकलीफ़ क्यों कर रही हैं? मुझे उठा लेती। नौशी ने मुस्कुराकर उनके कांधे पर हाथ रखा। रुबीना बाजी ये मेरा घर है और घर के काम करने में कैसी झिझक? वैसे भी अभी आपका वक़्त नहीं हुआ था, इसलिए मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। फिर उसने नरमी से कहा, मैंने सारिया के लिए यख़नी बना ली है, आप बस नाश्ते में मेरा हाथ बटा दें। अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। रुबीना बाजी ने सर हिला दिया और दोनों मिलकर खामोशी से काम में लग गईं। जैसे हर एक के दिल में एक ही दुआ थी, सारिया जल्द ठीक हो जाए। दोनों ने मिलकर जल्दी-जल्दी नाश्ता तैयार किया और ठीक 8:30 बजे अस्पताल पहुँच गई। जैसे ही नौशी कमरे में दाखिल हुई, सबकी नज़रें एक साथ उसकी तरफ उठीं। अभी वो सामान रख ही रही थी कि आसिफ शाह ने संजीदा लहजे में पूछा, नौशी, तुमने साहिल से ऐसी क्या बात कर दी है कि वो सबसे तुम्हारी शिकायत कर रहा है? ये सुनकर वो एक लम्हे को साकित रह गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था और था भी नहीं। वो जानती थी कि उसने गुस्से में हद से बढ़कर बात की थी, मगर वो ये सब के सामने बयान नहीं कर सकती थी। खामोशी से सर झुकाकर वो नाश्ता लगाने लगी, जैसे बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहती हो। रात की बेचैनी के बाद सुबह के वक़्त साहिल की अपने वालिदैन से बात हो चुकी थी। सब लोग अपनी-अपनी फ़िक्र में उलझे हुए थे, इसलिए रात को किसी ने कॉल अटेंड नहीं की थी, मगर सुबह होते ही बात आगे बढ़ गई थी। अब हर किसी के ज़हन में सवाल था और इस सवाल का मरकज़ नौशी था, मगर उसने खुद को मसरूफ़ कर लिया। वो सबके सामने प्लेटें रख रही थी, चाय डाल रही थी जैसे उसका काम ही उसकी पनाह हो। इधर ज़ारिया की हालत पहले से कुछ बेहतर हो चुकी थी। उसे होश आ गया था मगर अभी भी वो कमज़ोर थी। डॉक्टर ने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कह दिया था कि अगले 3 दिन निहायत अहम है। अगर इस दौरान दोबारा दिल का दौरा पड़ा, तो सूरत-ए-हाल ख़तरनाक हो सकती है। ये सुनते ही नौशी के दिल पर जैसे बोझ सा आ गया। वो नाश्ता किए बगैर ही उठ खड़ी हुई और सीधी डॉक्टर के कमरे की तरफ चली गई। डॉक्टर अभी अपनी ड्यूटी संभाल कर बैठे ही थे कि दरवाज़ा खुला और नौशी अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर वह मुस्कुरा दिए। अरे नौशी बेटा तुम इस वक्त? ये डॉक्टर नासिर थे, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि आसिफ शाह के पुराने दोस्त भी। नौशी सीधा उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। नासिर अंकल, मुझे ये बताएं कि ज़ारिया को आखिर हुआ क्या है? इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? मैंने तो हमेशा यही सुना है कि ये बीमारी तो बड़ी उम्र के लोगों को होती है। उसकी आवाज़ में मासूमियत भी थी और परेशानी भी थी। डॉक्टर नासिर ने नरमी से उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। आओ, यहाँ बैठो। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई, नज़रें उनके चेहरे पर जमाई। उन्होंने तहम्मुल से समझाते हुए कहा, बेटा ये ज़रूरी नहीं कि दिल का दौरा सिर्फ बुजुर्गों को ही हो। आजकल नौजवानों में ये मसला बढ़ता जा रहा है। बाज़ औक़ात ज़्यादा ज़हनी दबाव, मुसलसल टेंशन या फिर जिस्मानी कमज़ोरी भी उसी की वजह बन सकती है और कभी-कभी ये सब कुछ बगैर किसी वाज़िया वजह के भी हो जाता है, जैसे हम कुदरती मसला कहते हैं टेंशन। ये लफ्ज़ सुनते ही नौशी के ज़हन में एक सवाल उभरा। सारिया तो हमेशा हँसती मुस्कुराती रहती थी, वो तो कभी परेशान दिखाई ही नहीं दी। फिर ऐसी कौन-सी बात थी जो उसके दिल पर इतना बोझ डाल रही थी? नौशी कुछ देर सोचती रही मगर उसने डॉक्टर नासिर से मज़ीद कुछ नहीं पूछा। उसने दिल ही दिल में तय किया कि वो खुद ज़ारिया से बात करेगी, उसके दिल की बात जानेगी, मगर वो इस हकीकत से बेखबर थी कि शायद उसे ये मौका मिल ही ना सके। वक़्त उसके इरादों से कहीं ज़्यादा तेज़ चल रहा था। इधर सैकड़ों मील दूर दुबई में बैठा साहिल बेचैनी के आलम में था। उसके ज़हन में एक ही ख़्याल बार-बार गर्दिश कर रहा था, ज़ारिया, उसकी बीवी, उसकी ज़िम्मेदारी, ज़िंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। वो खुद को कोस रहा था,
हालात को समझने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ भी वासिया नहीं था। एक तरफ उसकी मजबूरियों का बोझ था और दूसरी तरफ अपने रिश्ते का हक। आखिरकार उसने दिल में एक फैसला कर लिया। वो पाकिस्तान जाएगा, चाहे उसके लिए उसे ही कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अब वो मज़ीद दूर नहीं रह सकता। साहिल ने आखिरकार फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में पाकिस्तान जाएगा, चाहे सिर्फ चंद दिनों के लिए ही क्यों ना सही। वो ज़ारिया को अपनी आँखों से देखना चाहता था। उसने जल्दी-जल्दी अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी। किस्मत से उसे इसी रात की फ्लाइट मिल गई थी। दिल को एक अजीब-सा सुकून मिला कि अब ज़्यादा देर नहीं, जुमेरात की सुबह वो पाकिस्तान में होगा। उसके ज़हन में बार-बार सारिया का चेहरा आ रहा था। वही चेहरा जो उसने बरसों पहले आखिरी बार करीब से देखा था, और फिर 4 साल पहले निकाह के वक़्त वीडियो कॉल पर। उन दोनों के दरमियान फासले थे, वक़्त की दूरियां थीं, मगर एक रिश्ता था जो अब भी कायम था। वो नहीं जानता था कि तकदीर उसके लिए क्या फ़ैसला कर चुकी है। इधर अस्पताल में दोपहर होते-होते सारिया की हालत एक बार फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स फ़ौरन मुतहर्रिक हो गए और उसे आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। मशीनों की आवाज़ें, डॉक्टरों की संजीदगी और बाहर खड़े लोगों की बेबसी, सब कुछ एक ही मंज़र में सिमट आया था। घर वाले कॉरिडोर में खड़े हाथ उठाए दुआएं मांग रहे थे। हर दिल में एक ही उम्मीद थी कि ज़ारिया संभल जाएगी। किसी को ये खबर नहीं थी कि दूर बैठा साहिल उसके लिए रास्ते में आने की तैयारी कर रहा है। मगरिब के वक़्त डॉक्टर्स बाहिर आए। उनके चेहरे की संजीदगी देखकर ही सबके दिल दहल गए। अब हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। अब सिर्फ दुआ ही उससे बचा सकती है। ये अल्फाज जैसे उम्मीद के आखिरी सहारे को भी कमज़ोर कर गए। ज़ारिया को दूसरा हार्ट अटैक हुआ था, और इस बार वो पहले से कहीं ज़्यादा शदीद था। वक़्त जैसे रुक गया था। हर लम्हा एक आज़माइश बन चुका था। फिर इशा की अज़ानों के साथ ही वो खबर आई जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ज़ारिया अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही जैसे हर चीज़ बिखर गई। कॉरिडोर में मौजूद हर शख्स अपने-अपने अंदाज में टूट गया। किसी की चीख निकली, कोई ज़मीन पर बैठ गया, कोई बेआवाज़ आंसू बहाने लगा। साइमा बेगम बेटी के पास जाकर बैठ गईं। उनकी आंखें खुश्क थीं, जैसे आंसू भी सदमे के बोझ तले कहीं रुक गए हों। वो खामोशी से ज़ारिया के चेहरे को देख रही थीं, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हों कि ये सब सच है। अभी तो उसकी ज़िंदगी शुरू हुई होनी थी। अभी तो उसने अपने ख्वाब पूरे करने थे। अपने शोहर के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी थी, मगर वो सब अधूरा रह गया। किसी को मालूम नहीं था कि वो अपने दिल में कौन-सा दर्द छुपाए हुए थी, कौन-सी खामोशियाँ उसके अंदर पल रही थीं, जो आखिरकार उसे इस मुकाम तक ले आईं। दूसरी तरफ इसी वक़्त दुबई के एयरपोर्ट पर साहिल अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था। उसका दिल बेचैन था, मगर उसे ये अंदाज़ा तक नहीं था कि जिसके लिए वो जा रहा है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने किसी को अपने आने की खबर नहीं दी थी। वो सबको हैरान करना चाहता था, शायद दिलों की दूरियां कम करना चाहता था। मगर उसे क्या मालूम था कि वो जिस सरप्राइज़ का सोच रहा था, वो खुद ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन जाएगा। इधर अस्पताल से ज़ारिया की मैयत घर ले जाई गई। चंद ही घंटों में शाह हाउस शोक में डूब चुका था। हर तरफ खामोशी और आहों का राज था। नौशी का हाल सबसे ज़्यादा ख़राब था। वो बहन के पास बैठी उसका हाथ थामे सारों कतार रो रही थी। "सारिया उठो न, देखो मैं आ गई हूँ।" उसकी आवाज़ सिसकियों में डूब जाती, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। वो बार-बार उसका चेहरा देखती, जैसे उम्मीद हो कि वो भी आँखें खोल देगी, मगर हकीकत अपनी जगह अटल थी। घर के हर कोने में गम बसेरा कर चुका था, और इस गम की गहराई का अंदाज़ा शायद किसी को भी मुकम्मल तौर पर नहीं था। नौशी को अब कुछ याद नहीं रहा था, बस वो लम्हे, जो यादें जो उसने ज़ारिया के साथ गुज़ारे थे बचपन से लेकर आज तक। वो दोनों जैसे एक दूसरे का साया थी। हर खुशी, हर दुःख, हर राज़, सब कुछ एक दूसरे के साथ बाँटती आई थी। मगर वो इस हकीकत से बेखबर थी कि ज़ारिया ने अपने दिल में एक ऐसा राज़ छुपा रखा था, जिसकी खबर उसे कभी न हो सकी। घर में जनाज़े का वक़्त अगले दिन सुबह 11 बजे रखा गया था। रात बहुत गुज़र चुकी थी, और दूर-दराज़ से आने वाले रिश्तेदारों को भी वक़्त दरकार था। सबके दिलों में एक ही सदमा था, और इसी सदमे ने जैसे हर और सोच को दबा दिया हो। किसी को साहिल का ख़्याल भी ना आया, या शायद सबने यही मान लिया था कि वो इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाएगा। सुबह की अज़ान के साथ ही शाह हाउस में एक बार फिर आहो-बका की सदाएँ बुलंद हो गईं। फ़िज़ा शोक में डूबी हुई थी। सारिया की मैयत को गुस्ल के लिए ले जाया जा रहा था। नौशी सारी रात उसके सरहाने बैठी रही थी, उसका हाथ थामे उसका चेहरा देखते हुए।
जैसे वो उसे अपने पास रोक लेना चाहती हो, मगर अब वो लम्हा आ गया था जब उसकी बहन उसकी नज़रों से दूर जा रही थी। ये जुदाई उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसके दिल पर जैसे एक बोझ रख दिया गया हो, जो हर सांस के साथ उस पर भारी होता जा रहा था। इधर ठीक 10 बजे के करीब साहिल लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। उसके दिल में बेचैनी थी, मगर साथ ही एक उम्मीद भी कि वो जल्द ही सारिया से मिलेगा। उसने फ़ौरन घर फ़ोन करने की कोशिश की, मगर किसी ने कॉल अटेंड नहीं की। बार-बार कोशिश के बावजूद जब राब्ता न हो सका, तो वो परेशान हो गया और जल्दी से एक टैक्सी लेकर सीधा घर की तरफ रवाना हो गया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपने 2 बड़े बैग्स उठाए और अंदर दाखिल हुआ। मगर जैसे ही उसकी नज़र सामने के मंज़र पर पड़ी, वो एक लम्हे को वहीं साकित रह गया। लॉन में ज़मीन पर सफ़ेद कालीन बिछे हुए थे। बीच में एक चारपाई रखी थी और इस पर सारिया सफ़ेद कफ़न में लिपटी बिल्कुल खामोश लेटी थी, अपने आखिरी सफ़र के लिए तैयार। उसके इर्द-गिर्द सब घरवाले ज़मीन पर बैठे आँसू बहा रहे थे। फ़िज़ा में सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। ये मंज़र देखते ही साहिल के हाथ में मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। वो टूटा तो नहीं, मगर उसके दिल के टुकड़े ज़रूर बिखर गए थे। इसी लम्हे एक नौजवान मुलाजिम जो कभी बचपन में उसे रुखसत करने खड़ा था, अब दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने साहिल को देखा, एक लम्हे को ठटका, फिर आगे बढ़कर उसे ज़ोर से गले लगा दिया। उसकी आवाज़ रोने से भरी हुई थी। साहिल भाई, सारिया बाजी हमें छोड़कर चली गई हैं। ये अल्फाज सुनते ही जैसे वक्त थम गया हो। साहिल को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत हो सकती है। वो तो यही समझकर आया था कि ज़ारिया बीमार है, इलाज होगा और वो ठीक हो जाएगी। मगर यहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी नज़रें बार-बार उस चारपाई की तरफ जा रही थी जहाँ उसकी बीवी बेहिस्सो हरकत लेटी थी, और वो खुद इस लम्हे को समझने से कासिर था कि जिसके लिए वो आया था, वो अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। साहिल को देख तो सबने लिया था, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी जगह से उठकर उसके पास जा सके। फिज़ा पहले ही गम से बोझल थी और अब उसकी आमद ने जैसे उस खामोशी को और गहरा कर दिया था। मगर इस हजूम में एक वजूद ऐसा भी था जो खामोश न रह सका। नौशी यकदम खड़ी हो गई। उसकी आंखें सुर्ख थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और आवाज़ में वो दर्द था जो लफ्ज़ों में सिमट नहीं रहा था। अब आने का क्या फ़ायदा? वापस चले जाएँ। अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं रही, मेरी बहन चली गई है। उसकी आवाज़ लॉन में गूंज गई। सबकी नज़रें उस पर जम गईं, मगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश न की। हर कोई यही समझ रहा था कि वो सदमे में है, जज़्बात पर काबू नहीं रख पा रही। मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसके दिल में कितनी गहरी शिकायतें रही हैं। साहिल वहीं खड़ा रह गया, नज़रें झुकी हुई, चेहरे पर शर्मिंदगी और आँखों में नमी। उसके दिल में शायद वो मोहब्बत कभी न थी जो होनी चाहिए थी, मगर ज़ारिया उसकी कज़न थी, उसके बचपन का हिस्सा। और अब उसका हमेशा के लिए यूँ चले जाना उसे अंदर तक तोड़ गया था। चंद लम्हों बाद वो भी खामोशी से आगे बढ़ा और बाकी सबके साथ बैठ गया। वक़्त ने जैसे सबको खामोश कर दिया था। फिर आखिरी रसूमात का वक़्त आ गया। दोपहर के करीब मर्द हज़रात सारिया की मैयत को लेकर कब्रिस्तान रवाना हुए। साहिल भी उनके साथ था, उसके कदम भारी थे, मगर वो फिर भी गया और अपनी आँखों के सामने उसे मिट्टी के सुपुर्द होते देखा। मौलवी साहब की आवाज़ गूंज रही थी। ये हक उसी का है, वो उसके निकाह में थी। ये अल्फाज सुनते ही एक लम्हे को फिज़ा जैसे रुक गई, मगर किसी ने इस बात पर गौर न किया, क्योंकि वो सच जो इस जुमले को झूठ साबित कर सकता था, अब ज़मीन के नीचे दफ़न हो चुका था। वो वाहिद शख्स जो उसकी हकीकत से वाकिफ़ थी, अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। उसके साथ ही वो राज़ भी हमेशा के लिए खामोश हो गया और सबके लिए एक उलझी पहेली बनकर रह गया। घर वापसी पर हर तरफ सुनाटा था, जैसे दीवारें भी शोक मना रही हों। नौशी अपने कमरे में बैठी सारिया की तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर पे वो मुस्कुरा रही थी, वैसे ही रोशन, वैसे ही खूबसूरत जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नौशी की आंखें से आंसू खामोशी से बह रहे थे। वो तस्वीर को देखती और दिल ही दिल में जाने कितनी बातें करती, मगर अब जवाब देने का कोई नहीं था। ये दिन भी गुजर गया और फिर उसके बाद के दिन भी। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई किसी के सामने नहीं आता था। मुलाजिम हर एक के कमरे में खाना रख के आती थी और दरवाज़ा बंद ही रहते। नौशी ने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया था। वो बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। इस तरह साहिल भी अपने कमरे में बंद रहता। दोनों एक ही घर में थे, मगर जैसे दो अलग दुनियाओं में बसे हुए कैद। वक्त गुजरता गया। दिन हफ्तों में बदल गए। पूरा एक महीना गुजरने के बाद
जिंदगी ने जैसे आहिस्ता आहिस्ता फिर से हरकत पकड़ना शुरू कर दी। सारिया की याद हर दिल में जिंदा थी, मगर जिंदगी रुक नहीं सकती थी। हर किसी को अपने अपने कामों की तरफ लौटना ही था। नौशी ने भी खुद को संभालने की कोशिश की। उसने दोबारा यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया, और आज इतने दिनों के बाद उसका पहला दिन था। वो आईने के सामने खड़ी थी, मगर उसकी नजरें खुद पर नहीं, कहीं और टिकी हुई थी। जैसे वो अब भी माजी के किसी लम्हे में कैद हो, जहाँ जारिया जिंदा थी, मुस्कुरा रही थी, और सब कुछ ठीक। यूनिवर्सिटी से वापसी पर जब नौशी घर में दाखिल हुई, तो डाइनिंग एरिया से बर्तनों की हल्की आवाजें आ रही थी। सब लोग एक साथ बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे। आओ बेटा, तुम भी खा लो। साइमा बेगम की आवाज़ सुनकर वो एकदम लम्हे को रुक गई थी। उसने खामोशी से अपना बैग ड्राइंग रूम के सोफे पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो कुर्सी खींचकर बैठने लगी, उसकी नज़र सामने पड़ी और उसका चेहरा सख्त हो गया। साहिल वहीं बैठा था, बिल्कुल सुकून से खाना खा रहा था। नौशी की निगाहें एकदम तेज हो गईं। वो उसे देख रही थी, ऐसे जैसे दिल में कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। उसे हैरत भी थी और गुस्सा भी, कि वो किस तरह इतनी आसानी से यहाँ बैठकर खाना खा सकता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो खामोशी से बैठ तो गई थी, मगर उसके अंदर एक तूफान बरपा था। मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगी, उसने दिल ही दिल में फैसला किया, जैसे कोई जिद उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी हो। साहिल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, या शायद देखना नहीं चाहता था, मगर नौशी की नजरें बार बार उसी पर जाकर ठहर रही थी। खाना खत्म होते ही वो एक लफ्ज कहे बगैर उठी, अपना बैग उठाया और सीधी अपने कमरे में चली गई। अभी वो कुछ देर ही कमरे में बैठी थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो झंझलाहट के साथ उठी और दरवाजा खोला। सामने साहिल खड़ा था। उसे देखते ही नौशी के चेहरे पर नागवारी वासिया होगी। जी, क्या बात है? उसने सीधी आंखों में देखते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा। साहिल एक लम्हे को उसे देखता रह गया, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये वही लड़की है जो कभी उसके पीछे पीछे घुमा करती थी। नौशी, तमीज से बात करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, उसने संजीदगी से कहा, मगर उसके लहजे में हल्की सी हैरत भी शामिल थी। आज वो पहली बार उसे गौर से देख रहा था। वक्त ने उसे बदल दिया था। वो अब वो मासूम सी बच्ची नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी सख्ती और फासले थे। नौशी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से उसे देखती रही। साहिल ने हल्का सा सांस लिया और बात जारी रखी। मैं तुमसे एक बात पूछने आया था। क्या तुम्हारे पास जारिया की कोई तस्वीर है? मैं मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में हल्की सी झिझक आ गई थी। यह हकीकत थी कि उसने कभी जारिया के साथ कोई खास ताल्लुक कायम नहीं किया था। ना बातचीत, ना कोई यादें। बस एक रस्मी सा रिश्ता जो कागज़ों तक महदूद रहा। 4 साल पहले निकाह के वक़्त वीडियो कॉल पर एक झलक देखी और बस। मगर अब जब वो हमेशा के लिए चली गई थी, दिल में एक अजीब-सी ख्वाहिश जाग उठी थी कि वो उसे देखे, उस चेहरे को महसूस करे, जिससे उसका नाम तो जुड़ा था मगर ज़िंदगी कभी जुड़ ना सकी। साहिल के मुँह से सारिया की तस्वीर माँगने की बात सुनकर नौशी के लबों पर एक हल्की-सी तंज़िया मुस्कुराहट आ गई। उसके अंदर दबी हुई सारी तलख़ी जैसे एक ही लम्हे में उभर गई हो। आप भी कमाल करते हैं साहिल भाई। क्या आप वाक़ई मुझे इतना सादा समझते हैं? अब आप अचानक मेरी बहन की याद में तड़प रहे हैं। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और चुभन भी। मैं सब जानती हूँ। आखिरी वक़्त में आप उसके साथ नहीं थे। अगर आप होते तो शायद आज वो हमारे दरमियान में मौजूद होती। उसके ये अल्फाज सीधे जाकर साहिल के सब्र को छू गए। वो एकदम तेजी से कमरे के अंदर आ गया और बगैर इजाजत सोफे पर बैठ गया, जैसे अब वो बात अधूरी छोड़ना नहीं चाहता था। वो उसे गौर से देख रहा था, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। ये वही नौशी थी, मगर फिर भी नहीं। नौशी भी फौरन उसके सामने आ खड़ी हुई। आप यहाँ क्यों आए हैं? और किसने इजाजत दी आपको मेरे कमरे में आने की? प्लीज बाहर जाएं। उसने उंगली उठाकर कहा, तो साहिल ने आगे बढ़कर उसकी उंगली थाम ली और उसे नीचे कर दिया। बात करने का यही तरीका है तुम्हारा? उसके लहजे में सख्ती आ गई। नौशी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी आंखों में नमी उतर आई, मगर वो फिर भी डटी रही। साहिल ने गहरा सांस लिया और संजीदगी से बोला, नौशी, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे इस तरह बात मत करो, और ये जो तुम सोच रही हो ना कि अगर मैं आ जाता तो वो बच जाती, यह हकीकत नहीं है। खुद को इस ख्याल में मत उलझाओ। नौशी की आंखों से आंसू बहने लगे।
तो फिर क्या सब ठीक है? कुछ हुआ ही नहीं? उसकी आवाज़ टूट रही थी मगर सवाल अब भी कायम था। कमरे में एक अजीब-सी खामोशी फैल गई। इसी लम्हे उसके बाल, जो पहले बंधे हुए थे, ढीले होकर खुल गए और उसकी कमर पर बिखर गए। वो खुद इस बात से बेखबर थी मगर साहिल की नज़र एक लम्हे को वहीं ठहर गई। वो फ़ौरन खुद को सँभाल कर नज़रें हटा गया, जैसे किसी गलत सोच को झटक रहा हो। नौशी ने उसकी खामोशी को और भी गलत मायने दे दिए। "आप जा रहे हैं यहाँ से या मैं किसी को बुलाऊँ?" उसके लहजे में अब भी वही ज़िद थी। ये सुनते ही साहिल का सब्र एक बार फिर टूट गया। वो फ़ौरन उठा और उसके करीब आकर उसकी कलाइयों को मज़बूती से थाम लिया। नौशी को एकदम दर्द का एहसास हुआ। उसकी साँस रुक सी गई थी, मगर उसने फिर भी खुद को कमज़ोर ज़ाहिर नहीं होने दिया। वो दोनों एक लम्हे के लिए एक-दूसरे की आँखों में देखते रह गए। नौशी की आँखों से आँसू बह निकले और वही आँसू साहिल के गुस्से को आहिस्ता-आहिस्ता कम करने लगे। उसने फ़ौरन अपने हाथ ढीले किए और एकदम पीछे हट गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतना बेकाबू हो रहा है, क्यों उसकी बातें उसे इस हद तक मुतासिर कर रही हैं। बगैर कुछ कहे वो पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। नौशी एक लम्हे को वहीं खड़ी रही, फिर अचानक उसके अंदर का गुस्सा दोबारा भड़क उठा। वह तेजी से उसके पीछे निकली और सीधी माँ-बाप के कमरे की तरफ बढ़ गई, जैसे अब वो ये सब अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब नौशी माँ-बाप के कमरे में पहुंची, तो वहां कोई मौजूद नहीं था। सारा घर एक अजीब-सी खामोशी में डूबा हुआ था और सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर उसने एक फैसला किया। वो अब किसी को इस मामले में शामिल नहीं करेगी। वो माँ-बाप से सिर्फ ये कहने आई थी कि वो साहिल को उससे दूर रहने का कहें, मगर अब उसने तय कर लिया था कि वो ये सब खुद ही सँभालेगी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो किस रास्ते पर चल पड़ी है। अगर उसे मालूम होता कि ये रास्ता मोहब्बत की तरफ ले जा रहा है, तो शायद वो कदम पीछे हटा लेती, मगर उसे कुछ खबर नहीं थी। वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता गुज़रता गया। वो बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जाने लगी मगर दिल और दिमाग कहीं और थे। क्लासेस में उसकी तवज्जो नहीं होती थी और घर वापसी पर भी सबसे अलग-थलग रहने लगी। ना किसी के साथ बैठती, ना किसी से बात करती। दूसरी तरफ साहिल पूरा दिन घर पर ही रहता। उसने आहिस्ता-आहिस्ता अपने बिज़नेस को पाकिस्तान में मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। उसके मैनेजर्स बैरून मुल्क से सारा काम सँभाल रहे थे और वो खुद अभी कुछ अरसे के लिए फ़ारिग था। उसकी नज़र अक्सर नौशी को ढूँढती, मगर वो उसे नज़र नहीं आती थी। कभी उसे उसकी बेरुखी पर गुस्सा आता। ये छोटी-सी लड़की मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकती है? और कभी दिल के किसी कोने में उसके लिए एक अनजानी-सी नरमी जाग उठती, एक ऐसी हमदर्दी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। इतवार का दिन आया तो नौशी ने फैसला किया कि वो अपनी बहन की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ेगी, मगर घर में ड्राइवर मौजूद नहीं था और उसे अकेले जाने की इजाज़त भी नहीं थी। वो ज़िद पर उतर आए। इसी वक्त साइमा बेगम ने कहा, "बेटा, तुम अकेली नहीं जा सकती। तुम ऐसा करो, साहिल के साथ चली जाओ। तुम दोनों एक साथ हो आना।" ये सुनते ही साहिल के चेहरे पर एक हल्की-सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसने अंदर ही अंदर उस बात को पसंद किया हो। नौशी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर दिल में बहन की कब्र पर जाने की ख्वाहिश इतनी मजबूत थी कि उसने हामी भर ली। "ठीक है, मैं 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ।" ये कहकर वो वहाँ से चली गई। चंद ही लम्हों बाद वो नीचे आ गई, बस एक सादा-सी चादर ओढ़े, बगैर किसी तैयारी के। अब वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। नौशी पिछली सीट पर बैठी थी, खामोश, आँखों में आँसू लिए हुए। उसका दिल बार-बार यही सोच रहा था कि कब्र पर पहुंचकर शायद वो खुद पर काबू न रख सकेगी। ये दूसरा मौका था जब वो अपनी बहन के करीब जा रही थी और हर लम्हा उसका ज़ब्त कमज़ोर पड़ रहा था। कुछ ही देर में वो कब्रिस्तान पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी रुकी, नौशी की नज़र एक ऐसी जगह पर जा ठहरी जहाँ एक लड़का खड़ा था। वो इसी कब्र के पास खड़ा था, जहाँ उसकी बहन ज़ारिया का नाम लिखा हुआ था और वो दुआ में मसरूफ़ था। साहिल ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर नौशी की निगाहें वहीं जम कर रह गईं, जैसे कोई नया सवाल उसके सामने आ खड़ा हो। नौशी ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी नज़रें फ़ौरन उस पर जम गईं। उसने उसे सर से पाँव तक गौर से देखा और फिर अचानक उसके चेहरे की रंगत बदल गई। ये वही शख्स था, जिसे वो कई दिनों से ज़ारिया की वफ़ात के बाद घर के बाहर देखती आ रही थी। वो अक्सर सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी में बैठा होता, खिड़की से अंदर झाँकता रहता, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो।
एक दो बार जब वो सारिया के कमरे में गई थी, तो भी उसकी नज़र उस पर पड़ी थी, मगर उस वक़्त उसने इतनी तवज्जो नहीं दी थी। अब वही मंज़र उसके ज़हन में घूम रहा था और एक अजीब-सी उलझन उसे घेर रही थी। जैसे ही उस आदमी ने उन दोनों को अपनी तरफ आते देखा, उसने फ़ौरन अपनी आँखों की नमी साफ़ की और वहाँ से जाने लगा। "रुको!" नौशी की आवाज़ पर वो फ़ौरन रुक गया। उसने पलट कर देखा तो अपने चेहरे पर संजीदगी सजा ली। "कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो?" नौशी ने तेज़ी से सवाल किया। मैं अपनी दादी की कब्र पर आया था," उसने झिझकते हुए जवाब दिया। "इतने साल बाद आया हूँ तो कब्र ढूँढने में मुश्किल हो रही थी, इसीलिए गलतफ़हमी होगी।" ये कहते ही वो जल्दी से वहाँ से चला गया, मगर नौशी के दिल में उसकी बात बैठ नहीं सकी। साहिल उस सारी बात से बेखबर था। वो अपनी तरफ से खामोशी से फ़ातिहा पढ़ रहा था। फ़ातिहा के बाद दोनों घर वापस आ गए थे। नौशी ने कब्र पर बहुत रोया था, मगर अब उसकी आँखों से आँसू जैसे खुश्क हो गए थे। उसके दिलो-दिमाग में एक नया सवाल जन्म ले चुका था, एक ऐसी उलझन जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो बार-बार यही सोच रही थी कि वो शख्स दोबारा आएगा और वो उससे सच मालूम करेगी। अगले दिन वो फिर इंतज़ार करती रही, मगर वो नहीं आया। तीसरे दिन दोपहर के वक़्त जब वो ज़ारिया के कमरे में गई, तो उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा। वही सड़क, वही काली गाड़ी और वही शख्स। वो वहीं बैठा खिड़की की तरफ देख रहा था, जैसे वो इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा हो। खुशकिस्मती से इस वक़्त घर पर कोई नहीं था। साहिल ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था और बाकी सब भी किसी रिश्तेदार की अयादत के लिए गए हुए थे। यही मौका देखकर नौशी तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई और घर से बाहर निकल गई। उसने सीधा उस गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो करीब पहुंची, उस शख्स के चेहरे की रंगत बदल गई। उसकी आंखों में घबराहट और नई नमी एक साथ नजर आने लगी, जैसे वो फौरन छुपाने की कोशिश कर रहा था। नौशी ने गाड़ी के शीशे पर जोर से दस्तक दी। शीशा नीचे करो। वो कुछ लम्हे हिचकिचाया, फिर आहिस्ता से शीशा नीचे कर दिया। अब नौशी के सामने वही चेहरा था, वही शख्स जिसे उसने कब्रिस्तान में देखा था। "मुझे तुमसे बात करनी है और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा," नौशी ने सख्त लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर उसने दरवाज़ा खोला और नौशी को अंदर बैठने का इशारा किया। नौशी फौरन गाड़ी में बैठ गई और सीधा उसकी तरफ देखकर बोली, "सच सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस दिन मेरी बहन की कब्र पर क्या कर रहे थे?" वो खामोश रहा, जैसे कुछ छुपाना चाहता हो, मगर फिर एक लम्हा ऐसा आया कि उसके सपने साथ छोड़ दिया और उसने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू कर दी। नौशी जैसे-जैसे उसकी बात सुनती गई, उसकी आँखों से आँसू बहते चले गए। "नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती," वो रोते हुए बोली। उसने फ़ौरन अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और उसके सामने रख दिया। नौशी ने जैसे ही वो कागज़ देखा, उसकी बोलती बंद हो गई। उसके चेहरे पर सदमा, आँखों में आँसू और दिल में एक ऐसा दर्द था, जो अल्फाज़ में बयान नहीं हो सकता था। वो खामोशी से गाड़ी से बाहर निकली और तेज़ कदमों से घर की तरफ चली गई। घर पहुँचते ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और दरवाज़े के पीछे खड़ी होकर बेआवाज़ रोने लगी। उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो इस राज़ को अपने तक ही महदूद रखेगी, मगर उसे क्या खबर थी कि एक दिन यही सच उसके अपने लफ्ज़ों से बाहर आ जाएगा। वक़्त खामोशी से गुज़रता रहा और घर के हर फ़र्द ने अपनी-अपनी दुनिया सँभाल ली थी। साहिल का बिज़नेस अब पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर कायम हो चुका था और वो हर रोज़ सुबह ऑफ़िस चला जाता था। उसकी मौजूदगी में घर का माहौल भी किसी हद तक मतवाज़न रहता और नौशी भी उसके आस-पास रहकर खुद को अजीब-सी उलझन में मुब्तला पाती थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के दरमियान ये कैसा रिश्ता बन रहा है। ना ये मुकम्मल दूरी थी, ना ही कोई वाज़िया तरबियत। ज़ारिया को गुज़रे हुए अब 1.5 माह हो चुका था। घर के बड़े शाहिद शाह और रुखसाना बेगम किसी बात पर गौर-व-फ़िक्र में थे, मगर अभी तक उन्होंने अपनी सोच किसी के सामने ज़ाहिर नहीं की थी। शाम के वक़्त सब ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। माहौल निस्बतन हल्का था, मगर इस खामोशी के पीछे एक संजीदा बात छुपी हुई थी। नौशी अपने कमरे में थी और साहिल देर तक ऑफ़िस में मसरूफ़ रहने के बाद घर लौटता था, इसलिए उस वक़्त पर दोनों का वहाँ मौजूद नहीं थे। "भाई साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है," शाहिद शाह ने संजीदा लहजे में कहा। आसिफ शाह ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा, जबकि दोनों ख़वातीन भी खामोशी से गुफ्तगू सुनने लगीं। फिर जब शाहिद शाह ने अपनी बात जारी रखी, तो
कमरे में एक लम्हे के लिए हैरत छा गई। भाई साहब, हमें इस नए रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। ज़ारिया भी आपकी बेटी थी और नौशी भी आपकी बेटी है। मगर क्या ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा? आसिफ शाह ने तहम्मुल से जवाब दिया। हमें उस पर गौर करना होगा। वक्त तो देना चाहिए बच्चे को। शाहिद शाह ने नरमी से उन्हें समझाने की कोशिश की। ज़ारिया अब इस दुनिया में नहीं रही और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जल्द ही अमली ज़िंदगी में संभल जाए। कहीं वो दोबारा बैरून मुल्क ना चला जाए। फिर उन्होंने दोबारा सवाल दोहराया। आपको ये रिश्ते पर कोई एतराज़ तो नहीं? आसिफ शाह ने साफ अल्फाज में नफ़ी में जवाब दिया। घर के किसी फर्द को ये मालूम नहीं था कि उनकी गैर मौजूदगी में दो खानदानों के दरमियान एक रिश्ता तय पा चुका है, और वो भी इतनी जल्दी। रात को जब साहिल घर वापस आया तो माँ बाप से ये बात सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी जागी, मगर साथ ही एक हल्की सी बेचैनी भी। वो जानता था कि नौशी का रद्द-ए-अमल क्या होगा। उसके दिल में एक ख्वाहिश भी थी कि वो जल्द से जल्द उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार करे, मगर वो खुद भी अभी उस एहसास को पूरी तरह कबूल नहीं कर पा रहा था। अगले ही दिन उसे भी इस रिश्ते की खबर मिली और नौशी ने साफ इनकार कर दिया। मैं इस शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसने मेरी बहन का आखिरी वक्त में साथ नहीं दिया। ये अल्फाज उसके फैसले की शिद्दत को ज़ाहिर कर रहे थे। हालांकि वो हकीकत से वाकिफ थी, फिर भी उसने ये बात कह दी थी। घर के बड़ों ने मामले को वक्ती तौर पर टाल दिया और दोनों को वक्त देने का फैसला किया। एक दोपहर जब सब लोग बाहर बरामदे में बैठे थे तो साहिल खामोशी से नौशी के कमरे में आ गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। नौशी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल कंघी कर रही थी। वो भी नहा कर निकली थी। उसके गीले बाल कमर पर बिखरे हुए थे। जैसे ही उसने देखा वो फौरन बेड की तरफ लपकी, क्योंकि उसने दुपट्टा वहीं रखा हुआ था। जल्दी से दुपट्टा संभाल कर वो उसकी तरफ मुड़ी। आप में तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है? ऐसे किसी के कमरे में आ जाते हैं? उसकी आवाज़ में गुस्सा था। साहिल खामोश खड़ा उसे देखता रहा और फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। नौशी ने फौरन झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। लगता है दिन-ब-दिन तमीज़ भूलते जा रहे हैं, वो तेज़ लहजे में बोली। फिर तंज से कहा, वैसे एक बात पूछनी थी। आप अपनी बीवी बच्चों को दुबई क्यों छोड़ आए हैं? ये सुनते ही साहिल ने हल्का सा कहका लगाया। लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। ये क्या फजूल बातें कर रही हो? नौशी ने उसकी हंसी को संजीदगी से लिया और सख्त लहजे में बोली। हंसने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आपने वहाँ शादी कर रखी है, इसलिए रुखसती के लिए पाकिस्तान नहीं आए थे। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे वक्त रुक गया हो। साहिल उसके सामने खड़ा था, मगर उसकी बातें जैसे उसके दिल पर वार कर रही थी। वो मोहब्बत का इजहार करने आया था, लेकिन वो उससे बार बार यही जताती रही कि उसकी बीवी और बच्चे दुबई में उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके अल्फाज सुनकर वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। नौशी पल भर को साकित रह गई। उसकी शख्सियत, उसका एतमाद और उसकी खामोशी, मगर मजबूत मौजूदगी उसके दिल को छू रही थी। लेकिन उसके ज़हन में ज़ारिया की यादें अब तक ज़िंदा थीं। वो उसे कभी माफ़ नहीं कर सकी थी, क्योंकि वो उसे अपनी बहन के साथ होने वाले ज़ुल्म का ज़िम्मेदार समझती थी। गुस्से में आकर उसने हाथ उठाया, मगर साहिल ने फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया। उसकी आँखों में छुपा दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो हैरान था कि इतनी नाज़ुक सी लड़की इतना सख्त रद्द-ए-अमल कैसे दे सकती है। नौशी ने भरा हुआ लहज़ा इख्तियार किया। बड़े आए मोहब्बत के दावे करने वाले। आप जैसा बेहिस इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आपको अपनी बीवी की बीमारी का इल्म था, फिर भी एक बार उसे देखने तक नहीं आए। उसकी आवाज़ काँप रही थी, जैसे वो अंदर से टूट रही हो। वो ये भी सोच रही थी कि शायद साहिल को हकीकत का इल्म नहीं था, लेकिन उसके रवैये ने उसे सख्ती इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। साहिल का सब्र जवाब दे गया। उसने कदम बढ़ाकर उसे दीवार के करीब किया और सारी हकीकत बता दी। उसने वजाहत की कि उस वक्त वो एक बड़े बिजनेस डील में फंसा हुआ था और अगर वो वापस आता तो उसका सारा कारोबार खत्म हो सकता था। ये उसकी मजबूरी थी, बेहिसी नहीं। नौशी ने खामोशी से उसकी बातें सुनी, मगर उसका दिल अब भी मुतमईन नहीं था। वो गुस्से में वहां से निकल गया और सीधा घर के बड़ों के पास जाकर बोला, मुझे निकाह करना है और जल्द। घर वालों ने उसकी बात पर हैरत का इजहार जरूर किया, मगर कोई एतराज नहीं किया। कुछ दिनों बाद जुम्मा के दिन उनका निकाह हो गया। नौशी ने लाख इनकार किया, मगर हालात के आगे हार माननी ही पड़ी उसे।
نکاح کے بعد وہ روتی رہی مگر ساحل کے دل میں عجیب سی تسکین تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پا لی ہو۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اس دوران اس نے نوشی کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی خاموشی، اس کا ضدی مزاج اور اس کے اندر چھپی ہوئی نرمی، سب کچھ اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ ایک رات وہ کمرے میں داخل ہوا تو نوشی وہاں نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد وہ باتھ روم سے نکلی۔ ساحل نے اسے دیکھ کر سنجیدہ لہجہ اختیار کیا۔ جب تک شوہر نہ دیکھ لے تم کپڑے کیسے بدل سکتی ہو؟ نوشی نے فوراً جواب دیا، یہ اس پر منحصر ہے کہ شوہر کون ہے۔ میں نے آپ کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا، اس لیے زبردستی کے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر جا لیٹی، جیسے اس کمرے میں رہنا اس کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ اس کی بے خوفی اور خود اعتمادی نے ساحل کو مزید الجھا دیا۔ اگلی صبح جب نوشی کی آنکھ کھلی تو ساحل بہت قریب تھا۔ وہ نرمی سے اس کے بال چہرے سے ہٹا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں نرم جذبات ابھرے، مگر وہ فوراً ہی اس نے خود کو سنبھالی اور وہاں سے اٹھ کھڑی گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، مگر فاصلے کم نہ ہو سکے۔ پھر ایک دن ایک دعوت میں جانے کا موقع آیا۔ نوشی سرخ ساڑی میں تیار کھڑی تھی۔ اس کی خوبصورتی کسی کو بھی متاثر کر سکتی تھی۔ ساحل اسے دیکھ کر ٹھہر سا گیا، مگر جیسے ہی اس نے اسے چھونے کی کوشش کی، نوشی نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس کا دل کچھ کہہ رہا تھا مگر زبان کچھ اور۔ یہی کشمکش اسے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ نوشی تم آخر چاہتی کیا ہو؟ ساحل نے بے بسی سے کہا۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور درد بھی تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ نوشی کیوں خود کو اس سے دور رکھ رہی ہے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اسے محسوس کرنے لگی ہے۔ اسی لمحے نوشی کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے سچ بتا دیا، ساریہ آپ کی بیوی نہیں تھی۔ ساحل کے لیے انکشاف کسی جھٹکے سے کم نہ تھا۔ وہی شخص جسے وہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھ رہا تھا، دراصل ایک بڑی سچائی کا پردہ تھا۔ نوشی نے ساری حقیقت بیان کر دی، اور اب ساحل بھی اس حقیقت کے بوجھ تلے آ چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں ماضی اور سچائی نے ان کی زندگی کو نئی سمت دے دی تھی۔ یہ حقیقت اس دن آہستہ آہستہ سامنے آیا جب نوشی نے آنسوؤں کے ساتھ سارا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اس کی آواز بھاری تھی اور ہر لفظ کے ساتھ جیسے ماضی کا ایک دروازہ کھلتا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ زاریہ کی وفات سے 4 سال اور 1 مہینہ پہلے ایک اور نکاح ہو چکا تھا، ایک ایسا نکاح جس کا ذکر کبھی سامنے نہیں آیا۔ اصل میں زاریہ اور معیز کا نکاح ہوا تھا، جو اس کا کلاس فیلو تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے مگر زاریہ کو یہ خدشہ تھا کہ اس کے گھر والے اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی خوف کے باعث اس نے چھپ کر نکاح کر لیا، یہ سوچ کر کے کہ وہ کسی مناسب وقت پر سب کو سچ بتا دے گی، مگر وقت نے اسے یہ موقع ہی نہ دیا۔ آخری لمحوں تک وہ خاموش رہی، اور اسی خاموشی میں وہ ایک ایسا راز اس دنیا سے لے کر رخصت ہوگی جو اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتا تھا۔ اس نے معیز کے ساتھ نکاح کیا تھا اور اسی لیے وہ اپنی مرضی سے پہلے ہی ایک رشتے میں بن چکی تھی۔ اسی وجہ سے دوسرا نکاح جو بعد میں ساحل کے ساتھ ہوا شرعی طور پر اپنی بنیاد ہی نہیں رکھتا تھا۔ زاریہ معیز کی منکوہہ تھی اور اسی حیثیت میں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اس حقیقت سے نہ تو ساحل واقف تھا اور نہ ہی کوئی اور۔ معیز جس نے سچائی جان لی تھی، اس کے بعد ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ ہر روز اس کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا، امید کے کسی کونے کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کبھی کھڑکی سے اسے نہیں دیکھے گی، نہ ہی کبھی اس کی آواز سنائی دے گی۔ اس کی محبت اب صرف یادوں میں رہ گئی تھی، مگر وہ پھر بھی اس کی یاد کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ نوشی نے یہ ساری باتیں روتے ہوئے سنائیں۔ اس کی آنکھوں سے بہتا کاجل اس کے گالوں پر سیاہ لکیریں چھوڑ رہا تھا۔ ساحل اس کے قریب آیا اور خاموشی سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس بار نوشی نے خود کو الگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اس کے دل میں موجود ساری الجھنیں اس ایک لمحے میں نرم پڑ گئی تھی۔ کچھ دیر اسی خاموشی میں گزر گئی، جہاں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر وہ خود کو سنبھال کر اٹھی، میک اپ کو درست کیا اور دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ باہر سب لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، مگر زندگی آگے بڑھ رہی تھی۔ دعوت سے واپسی کے بعد ایک نئی شروعات نے ان کی زندگی میں قدم رکھا۔ اس بار نوشی نے اپنے دل کی بات کہی، میں اس رشتے کو دل سے قبول کرتی ہوں۔ اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ یہ الفاظ صرف ایک قبولیت نہیں تھے بلکہ ایک فیصلہ تھے، اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا فیصلہ۔
नौशी ने अपने आप को अपने शोहर के सपुर्द कर दिया था। मैं आज आपकी मोहब्बत में खुद को थका देना चाहती हूँ। जो लम्हे ज़ाया हो गए, आज उसका हिसाब बराबर करें साहिल। वो साहिल की गर्दन में अपनी बाहें डालती सिसकियां भरती कह रही थी। साहिल भी उसे बेड पर धक्का देता उस पर हावी होने लगा। आज वो अपनी बीवी को सारे पर्दों से आज़ाद करता, निस्वाने हुस्न देखने वाला था। दोनों रात के अंधेरों में बहक चुके थे और दो रूह एक हो चुकी बनने वाली थी। वो उसकी धड़कनों को और साहिल के लिए ये लम्हा किसी ख्वाब के पूरा होने जैसा था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मोहतरमा ये तो आपकी इनायत है, वरना मुझ गरीब ने तो निकाह के बावजूद भी कंवारा मर जाना था। उसकी बात पर नौशी बेख्तियार हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक सुकून था, एक अपनायत थी, जो साहिल के दिल को छू गई थी। वो लम्हा उन दोनों के लिए किसी नई उम्मीद की मानित था। उस दिन के बाद दोनों ने एक खामोश मगर मजबूत फैसला किया कि वो ज़ारिया के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो अब इस दुनिया में नहीं थी और उनके दिलों में ये एहसास था कि उसका राज इसी तरह महफूज रहना चाहिए। ये उनका फ़र्ज़ था, एक एहतराम, एक खामोशी और एक ऐसा वादा जो उन्होंने दिल ही दिल में उसकी याद के साथ निभाने का फ़ैसला कर लिया था।